सो हे गाइस, दिस इज गुड साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आते हो तो आप पीआर किस तरीके से ले सकते हो। फिर हम बात करेंगे कि पीएनपी क्या चीज़ होती है यार, और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। देन उसके बाद वी विल टॉक अबाउट 5 प्रोविंसेस जहां पर आप काफ़ी आसानी से अपनी पीएनपी ले सकते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यार आई एम नॉट एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो जो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा वो मेरी रिसर्च के बेसिस पे है, और अगर आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आते हो तो किस तरीके से आप अपनी पीआर वगैरह ले सकते हो। तो अगर पढ़ाई करने के लिए आप कनाडा आते हो तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको एक वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। उस वर्क परमिट को कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। अब होता क्या है, अगर आप आते हो 1 साल की पढ़ाई करने के लिए तो यू विल बी एलिजिबल टू गेट अ वर्क परमिट, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर। और अगर आप पढ़ाई करने आते हो 2 साल की या उससे ज़्यादा तो यू विल बी एलिजिबल टू गेट अ वर्क परमिट ऑफ मैक्सिमम 3 ईयर्स। अब आपको उस वर्क परमिट के ऊपर आपको कनाडा में कुछ जॉब करनी पड़ेगी 1 या 2 साल के लिए। अब जॉब वगैरह करने के बाद आप क्या करोगे, आप अपनी पीआर एप्लीकेशन डालोगे और पीआर अप्रूव होने के बाद आप हो जाओगे पक्के कनाडा वाले। अब इस चीज़ को ढंग से समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि एक रोहित नाम का बंदा है जो कि 12th के बाद अपनी कनाडा में पढ़ाई करने के लिए आता है, और वो एक डिप्लोमा का कोर्स लेके आता है 2 साल का। अब 2 साल यहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रोहित क्या करेगा, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करेगा। अब उसने 2 साल की पढ़ाई अगर ढंग से की होगी, कोई कांड नहीं किया होगा, ढंग से पार्ट टाइम जॉब की, चुपचाप अपनी फीस इकट्ठी की, तो उसको इजीली 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। अब उस 3 साल के वर्क परमिट के ऊपर रोहित क्या करता है, 1 साल जॉब करता है किसी कनेडियन एम्प्लॉयर के पास, नॉक 0, नॉक ए या नॉक बी कैटेगरी में। अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ ये नॉक कैटेगरीज होती क्या हैं। तो बेसिकली कनेडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जितने भी कनाडा में जॉब्स हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जो कि है नॉक 0, नॉक ए, नॉक बी, नॉक सी या नॉक डी। अब नॉक 0 में कौन सी जॉब्स आती हैं, जो कि मैनेजरियल जॉब्स होती हैं। नॉक ए में जॉब्स आती हैं प्रोफेशनल जॉब्स, जैसे कि इंजीनियर्स वगैरह हो गए। नॉक बी में आती हैं स्किल्ड जॉब्स, जैसे कि कुक वगैरह हो गए। और उससे नीचे की जो जॉब्स होती हैं, जैसे कि गैस स्टेशन पे काम करना हो गया या फिर किसी ग्रोसरी स्टोर में एज एन एसोसिएट काम करना हो गया, तो वो आती है नॉक सी या नॉक डी के अंदर। तो पीआर लेने के लिए किसी को भी नॉक 0, नॉक ए या नॉक बी कैटेगरी में जॉब करनी पड़ेगी। रोहित भी वही करता है। रोहित क्या करता है, नॉक ए की बढ़िया सी जॉब ढूंढ लेता है पढ़ाई के बाद, और वर्क परमिट पे 1 साल वो ढंग से जॉब करता है। अब 1 साल जॉब करने के बाद उसको क्या करना होगा, एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी होगी। मतलब canada.ca की वेबसाइट पे जाके उसको अपनी एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी होगी। अब उस प्रोफाइल के अंदर रोहित को क्या लिखना होगा, अपनी एज, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अपना आइल्स का स्कोर, जो भी उसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, जो भी उसका वर्क एक्सपीरियंस है कनाडा में, वो सारी चीज़ें उसको डालनी पड़ेगी। भाई क्या क्या है वो, जैसे monster.com या naukri.com या फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हैं वैसे ही वो प्रोफाइल होती है, वो बनानी होगी। जैसे ही वो प्रोफाइल वगैरह बना के वो सबमिट कर देगा तो उसको एक सीआरएस स्कोर मिल जाएगा 1200 में से। तो वो 450 हो सकता है, वो 500 हो सकता है, वो 600 हो सकता है, वो 300 हो सकता है। तो बेसिकली वो कुछ भी हो सकता है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसकी प्रोफाइल के ऊपर। तो इसको एक स्कोर मिल जाता है। लेट अस से कि उसको स्कोर मिल जाता है 430, और उस स्कोर को हम कहते हैं सीआरएस स्कोर, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर। अब होता क्या है, हर 2 हफ्ते के बाद कनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक ड्रॉ निकालती है, और उस ड्रॉ के अंदर वो एक नंबर देते हैं कि भाई इस बार का ये नंबर है। अब उस नंबर को कहते हैं सीआरएस कट ऑफ। तो बेसिकली अगर रोहित का स्कोर उस सीआरएस कट ऑफ से ऊपर होगा तो रोहित को कनेडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, एक ईमेल भेजेगी, और उस ईमेल को कहते हैं इनविटेशन टू अप्लाई। तो बेसिकली रोहित का स्कोर था 430 और मान लो कि कट ऑफ निकला 420, तो रोहित को इनविटेशन टू अप्लाई मिल जाएगा। अगर इन केस जो कट ऑफ था, सीआरएस कट ऑफ था, वो आता है 440 और रोहित का स्कोर है 430, तो उसको आईटीए नहीं मिलेगा। और इनविटेशन टू अप्लाई जब मिल जाता है तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हो, मतलब अपनी पीआर की एप्लीकेशन डाल सकते हो। अब रोहित का जो स्कोर था वो था 430 और मान लेते हैं कि कट ऑफ निकली 420, तो रोहित को आईटीए वगैरह मिल जाएगी और वो अपनी पीआर एप्लीकेशन डालेगा। अब पीआर एप्लीकेशन के अंदर उसको क्या करना होगा, जो भी उसने अपनी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर बताया था कि भाई उसकी एज इतनी है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये हैं, उसने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है कनाडा के अंदर, उसका आइल्स में इतना स्कोर आया, मतलब जो भी उसने बताया होगा, जो भी चीज़ें एक्सप्रेस एंट्री में डाली होंगी प्रोफाइल बनाते हुए, वो सारी चीज़ें अब उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव करनी होंगी कि भाई एक्चुअल में वो है।
और सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही रहे, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, सब बढ़िया रहा और रोहित ने कनाडा में रहते हुए कोई कांड नहीं किया, तो उसको ईजिली पीआर मिल जाएगी और रोहित बन जाएगा पक्का कनाडा वाला। अब सुनने में तो यार काफ़ी ईजी लगता है कि यार बड़ी आसानी से पीआर मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो सीआरएस कट ऑफ के जो ड्रॉ हैं वो निकल ही नहीं रहे हैं। लास्ट जो ड्रॉ निकला था वो निकला था सितंबर 2021 में, जब मेरे को मेरी आईटीए मिली थी। और कनेडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक मेमो पब्लिश किया था। उन्होंने ये बोला है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उनके पास, तो वो अभी कोई नया ड्रॉ नहीं निकाल सकते हैं। और जब भी ड्रॉ निकलेगा तो जो सीआरएस कट ऑफ जाएगा वो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 500 तक। तो उस केस में जो भी बच्चे 12th के बाद आए हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यार जब 12th के बाद आते हैं तो सीआरएस बहुत अच्छा बनना बहुत मुश्किल होता है। एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। तो मान लो कि एक रोहित नाम का बंदा है जो कि कनाडा आता है 12th के बाद, तो उसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स है और इंडिया में उसने सिर्फ अपनी स्कूलिंग की हुई है और कनाडा में वो एक डिप्लोमा करने के लिए आता है। और डिप्लोमा करने के बाद वो नॉक ए कैटेगरी में एक जॉब डेफिनेटली ढूंढ लेता है। अब उसका एक बार सीआरएस कट ऑफ देखते हैं कि कितना हो सकता है। अब रोहित का सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है सीआरएस कैलकुलेटर, और ये सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है, तो ऐसा कुछ पेज खुल जाता है। अब इस पेज पे आपको क्या करना है, एक टूल दिया हुआ है, टूल के अंदर जो जो चीज़ें दी हुई हैं आपको उसको फिल करते रहना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि भाई व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। तो रोहित जो है वो 18 साल का है और एक डिप्लोमा का कोर्स करने आया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सिंगल ही होगा, तो उसको हम सिंगल लेके चलते हैं। अब मांग रहा है हाउ ओल्ड आर यू। तो रोहित की जो एज है वो मोस्ट प्रोबेबली जब 18 साल का कनाडा आता है, 2 साल का कोर्स करता है, फिर 1 साल अपनी जॉब करेगा, तो उसकी जो एज हो जाएगी 3 साल के बाद वो हो जाएगी 21 ईयर्स। और उसकी जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो है 2 ईयर प्रोग्राम, क्योंकि इसने एक 2 साल का डिप्लोमा किया है। उसके बाद हैव यू अर्नड अ कनेडियन डिग्री। तो हाँ, रोहित के पास एक कनेडियन डिग्री है। और उसने कौन सी डिग्री की है कनाडा में, 1 और 2 ईयर डिप्लोमा किया उसने कनाडा में। और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। तो उसको प्रूव करने के लिए उसके पास कौन सा टेस्ट है, तो उसने टेस्ट दिया है आइल्ट्स का। अब आइल्ट्स में स्कोर उसका मैक्सिमम लेके चलते हैं कि भाई बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और मैक्सिमम स्कोर आया। तो स्पीकिंग में 7.5, लिसनिंग में 8.5, रीडिंग में 8 और राइटिंग में 7.5 लेके चलते हैं। और कोई और लैंग्वेज का रिजल्ट है नहीं, अपने पास नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा, तो उसने कनाडा में 1 साल के लिए नॉक ए कैटेगरी में जॉब की है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 1 ईयर। और पिछले 10 सालों में उसने कोई जॉब नहीं की, मतलब कनाडा के बाहर कोई जॉब नहीं की, तो वो हो जाता है नन और लेस देन अ ईयर। और फिर उसके पास कोई सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है किसी कनेडियन प्रोविंस से, तो उसके पास अभी फ़िलहाल तो नहीं है। और कोई एडिशनल पॉइंट्स LMIA वगैरह के वो भी नहीं है। और साथ के साथ किसी प्रोविंस से उसके पास कोई नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ़िलहाल वो भी नहीं है। और ना ही उसकी कोई बीवी है, ना ही कोई क्लोज ब्लड रिलेटिव है, तो उसमें भी नो आ जाएगा। तो उसका जो स्कोर बनता है वो बनता है 437। तो आप देख सकते हो यार कि हमने आइल्स में मैक्सिमम लिया, उसने 1 साल जॉब भी की, उसके बाद भी उसका स्कोर बनता है 437। और कनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि आगे आने वाले टाइम में जब ड्रॉ निकलेंगे तो 500 के आसपास का भी स्कोर आ सकता है। अब सॉल्यूशन क्या है, अब पीआर कैसे मिलेगी? अब सॉल्यूशन ये है कि आप पीएनपी लो। पीएनपी का मतलब होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। अब होता क्या है, जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स थी, जैसे कि दिल्ली था, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स वगैरह थी, वैसे ही कनाडा में अलग अलग प्रोविंसेस होती हैं, जैसे कि ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, नोवा स्कॉशिया, सस्कैचुआन, मैनिटोबा। तो हर प्रोविंस का ना एक प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है। अब ये जो एक्सप्रेस एंट्री वाला सिस्टम था ये तो था फेडरल, मतलब सेंट्रल, ऑल ओवर कनाडा के लिए वैलिड था। लेकिन जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स होते हैं हर प्रोविंस के अलग अलग होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जब आप इन प्रोविंसेस में अप्लाई करते हो तो ये प्रोविंस चेक करती हैं कि भाई उनकी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स में आप फिट होते हो या नहीं होते हो, या फिर जो भी इनकी कैटेगरीज हैं, जो भी स्ट्रीम्स हैं, उनमें आप अप्लाई करो। अगर आप एलिजिबल होते हो, आप फिट होते हो उनकी इकोनॉमी में, तो डेफिनेटली यार आपको एक प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल जाएगी और उसके बाद आप एक्सप्रेस एंट्री में 600 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो बेसिकली रोहित का जो सीआरएस स्कोर है वो 437 हमने अभी कैलकुलेट किया। तो अगर उसको एक प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल जाती है मैनिटोबा से या सस्कैचुआन से या कहीं से भी, तो उसका जो स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा 1037। तो ईजिली 500 का ड्रॉ निकलेगा, कट ऑफ क्लियर कर लेगा वो और उसको पीआर मिल जाएगी। तो बेसिकली यार अगर आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आते हो तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही सजेशन रहेगी कि ऐसी प्रोविंस में जाओ जहाँ पे आपको इजीली पीएनपी मिल जाए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि 12th के बाद आ रहे हैं, क्योंकि प्रोविंसेस लाइक ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पे पीएनपी मिलना यार काफ़ी मुश्किल है। इनके प्रोग्राम्स जो हैं पीएनपी वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन अब जो आगे मैं वीडियो में प्रोविंसेस बताऊँगा उनके जो पीएनपी प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही ईजी हैं, आपको डेफिनेटली आराम से पीएनपी मिल जाएगी। पीएनपी लेने के बाद अपनी पीआर एप्लीकेशन डालो और पीआर लो और अपनी मस्त ज़िंदगी जियो।
अब सबसे पहली जो प्रोविंस है जहाँ पे पीएनपी लेना काफ़ी इजी है वो है अल्बर्टा, और अल्बर्टा के पीएनपी प्रोग्राम को कहते हैं AINP, मतलब अल्बर्टा इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। और इसके अंडर काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं, और जो सबसे पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं वो हैं अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम और दूसरी है अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री। तो आप इन दो स्ट्रीम्स को कंसिडर कर सकते हो, मतलब इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, डिटेल्स देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से अप्लाई करना है वो सारा चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली फ्यूचर में मैं इंडिविजुअल प्रोविंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको 5 प्रोविंसेस बता दूंगा। और अल्बर्टा के अंदर सबसे पॉपुलर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, और साथ के साथ एक कॉलेज है बो वाली कॉलेज, और एक है NAIT नाम का कॉलेज। तो ये काफ़ी सारे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। और अल्बर्टा में जो सबसे पॉपुलर सिटीज़ हैं वो है कैलगरी और एडमंटन। और दूसरी जो प्रोविंस है जहाँ पे पीएनपी लेना काफ़ी ईजी है वो है मैनीटोबा, और मैनीटोबा के पीएनपी प्रोग्राम को कहते हैं MPNP, मतलब मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। और यहाँ की जो सबसे पॉपुलर सिटी है वो है विनीपेग, और विनीपेग इट्स लाइक सेकंड ब्रैम्पटन। तो फुल देसी वाइब आती है विनीपेग के अंदर। मैं अभी विनीपेग में 10 दिन रहा था, तो मेरे को काफ़ी पता है विनीपेग के बारे में, और मैं घूमने भी 2-3 बार गया हुआ हूँ वहाँ पे। और साथ के साथ यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर कैटेगरीज हैं, मतलब स्ट्रीम्स हैं पीएनपी लेने की, वो हैं स्किल्ड वर्कर्स इन मैनीटोबा, और दूसरी जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है वो है करियर एम्प्लॉयमेंट पाथवे। और सबसे पॉपुलर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं विनीपेग के अंदर वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग, और एक कॉलेज है यहाँ पे रेड रिवर कॉलेज। तो ये काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप मैनीटोबा को भी कंसिडर कर सकते हो। उससे अगली जो पॉपुलर प्रोविंस है जहाँ पे पीएनपी लेना काफ़ी इजी है वो है सस्कैचुआन, और सस्कैचुआन के पीएनपी प्रोग्राम को कहते हैं SINP, मतलब सस्कैचुआन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंदर जो सबसे पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं वो हैं इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर और वर्कर विद सस्कैचुआन वर्क एक्सपीरियंस। और यहाँ की जो सबसे पॉपुलर सबसे बड़ी सिटीज़ हैं वो है रेजाइना एंड सस्कैटून। और यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुआन, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना, और एक पॉपुलर कॉलेज है यहाँ पे सस्कैचुआन पॉलीटेक्निक। तो डेफिनेटली आप सस्कैचुआन को भी कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही पीसफुल प्रोविंस है। उससे अगली जो प्रोविंस है जहाँ पे आप इजीली अपनी पीएनपी ले सकते हो उसका नाम है न्यू ब्रंसविक। अब न्यू ब्रंसविक के पीएनपी प्रोग्राम को कहते हैं NBPNP, मतलब न्यू ब्रंसविक प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। और इसके अंदर जो सबसे पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं वो हैं न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम और एक अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट। और अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट के ऊपर मैं फ्यूचर में डेफिनेटली एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो सिटीज़ हैं वो हैं सेंट जॉन एंड मॉन्कटन, और साथ के साथ यहाँ पे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक और एक है सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी। और लास्ट और सबसे पॉपुलर जो प्रोविंस आती है जहाँ पे पीएनपी लेना काफ़ी इजी है वो है नोवा स्कॉशिया। और नोवा स्कॉशिया के पीएनपी प्रोग्राम को कहते हैं NSNP, नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंडर काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं स्टूडेंट्स के बीच में, और आप अपनी पीएनपी वगैरह इजीली ले सकते हो। उनमें से काफ़ी सारी हैं नोवा स्कॉशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटीज़, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन डिमांड, स्किल्ड वर्कर, नोवा स्कॉशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री। तो बेसिकली यार बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके अंडर आप अपनी पीएनपी वगैरह ले सकते हो। और यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो सिटी है वो है हैलिफैक्स, और यहाँ की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ डलहाउसी, जो कि एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है कनाडा की। तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। और साथ के साथ एक और यूनिवर्सिटी है यहाँ पे केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी जा सकते हो। तो बेसिकली ये सारी प्रोविंसेस हैं यार जहाँ पे आप अपनी इजीली पीएनपी ले सकते हो और इवेंचुअली अपनी पीआर एप्लीकेशन डाल के पक्के कनाडा वाले बन सकते हो। तो आई होप यार आप लोगों की वीडियो यूजफुल लगी होगी और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।